वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो कमेंट करके बताइए। आपने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का चैप्टर देखा होगा। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम आज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी रूल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे इंडिया के केस में ये वन पार्टी डोमिनेंस है कि वन पार्टी रूल है, ये सब देखेंगे। और ये चैप्टर 2 है। और एनसीईआरटी बुक आप लोग देखिए, जब भी आप ये लेक्चर या चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग कोई भी लेक्चर देखें तो अपने सामने एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, ये बुक अपने सामने खोल के रखिए, तब आपको समझ में आएगा। और ईयरबड्स लगा लीजिए ताकि क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। और ये फ्री इनिशिएटिव है। अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो चैनल है द सोशल वाला, ये बनाने का मेरा पर्पज़ सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप लोग मुझे प्रमोट करिए, मुझे मदद करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अगर आपने चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग का चार लेक्चर में मैंने ख़त्म किया है। चार लेक्चर चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग को 4 लेक्चर में ख़त्म किया है, लेकिन ये वाला एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके अपना रिव्यू, अपना फीडबैक बताइएगा। ठीक, तो हम आगे चलते हैं मतलब एरा ऑफ। हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था? हमने पहले चैप्टर में यूनि नेशन बिल्डिंग, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग मतलब ये जो हमारा देश हम है, हमारा जो एक ये नेशन है, न्यूली फॉर्म नेशन, इसको यूनाइट करना, इसकी जो डाइवर्सिटी है एकोमोडेट करना, इन डाइवर्सिटी को एक करना। प्रिंसली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की बात मैंने की थी कि कैसे कैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मर्जर एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये सब साइन करवाया था। तो ये सब हमने देखा था कल टुमारो लेक्चर। तो ये सब हमने देखा था। तो ये था पूरा इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन भी और यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो कमीशन आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। उसके बाद फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इस कमीशन के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे, यानी कि इसके रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुए थे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन तो आज भी चल ही रहा है। वो नए नए स्टेट नए पैदा होते रहते हैं और बाउंड्री को रीड्रॉ की जाती है। तो ये सब आज भी हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आज भी चल रहा है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे चैलेंज की ओर। सेकेंड चैलेंज क्या था? सेकेंड चैलेंज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। पहला चैलेंज हो गया टू यूनाइट नेशन, टू सेव अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, ये था पहला चैलेंज। तो हमने नेशन को तो यूनाइट कर दिया, फिर बाउंड्री को भी, इंटरनल बाउंड्री को भी सेट कर दिया। अब संविधान भी लागू हो चुका है 1950। अब क्या चैलेंज है? डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहले अगर डेमोक्रेसी को लाना है तो हमें क्या चाहिए? इलेक्शन कंडक्ट करवाना होगा। और इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को लाना पड़ेगा। और ये सब हमारे संविधान में मेंशन है आर्टिकल 324। तो आइए देखते हैं कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश, यानी कि ये जो न्यूली फॉर्म नेशन है इंडिया,
ये जो नई कंट्री आज़ाद हुई है, इसका जो पहला टेस्ट है डेमोक्रेसी को, तो इसका पहला इलेक्शन। और ये वन पार्टी डोमिनेंस का क्या मतलब है कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस मतलब, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है वन पार्टी डोमिनेंस, और एक होता है वन पार्टी रूल। तो वन पार्टी रूल मतलब, यहाँ वन पार्टी रूल का मतलब है, इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है। जैसे यूएसएसआर का ले लो, यूएसएसआर में एक ओनली वन पार्टी थी, सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और वो किसकी थी? क्या नाम था उसका? देखो नाम बोल रहा हूँ, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इसी की पार्टी थी। तो लेनिन की पार्टी थी, और कोई और अदर पार्टी अलाउ नहीं था, यानी कि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, यानी कि सिंगल पार्टी, वन पार्टी रूल था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहाँ पे शासन था। तो ये था वन वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल में सिर्फ एक पार्टी का रूल होता है, और यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी कि इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट भी नहीं है। अगर सरकार के, अब एक ही पार्टी का रूल है, तो उसके खिलाफ अगर जाएंगे, यानी कि उस पार्टी के, उस सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला, तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या बात ले लो। लोकतंत्र रहेगा तब न फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा। तो वन पार्टी रूल समझ में आया। अब वन पार्टी डोमिनेंस, तो वन पार्टी डोमिनेंस का जो एरा है, ये शुरू हो गया था इस चैप्टर के साथ, मतलब आज़ादी के साथ। ये वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी डोमिनेंस नाम से ही पता लगा, डोमिनेंस मतलब कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस था। उस समय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, और पहले इलेक्शन जो हुए थे, पहले इलेक्शन यानी कि शुरुआत के जो पहले, दूसरे, तीसरे 3 इलेक्शन, लगातार 3 इलेक्शन जीत से आ रही थी। इसीलिए वन पार्टी डोमिनेंस बोला है, यानी कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस था। अदर पार्टियां थी, मल्टी पार्टी था, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन वन पार्टी डोमिनेंस मतलब कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव बनाई थी, मतलब डोमिनेंस में थी, एकदम डोमिनेंस। किसी और पार्टी को जीतने ही नहीं, क्योंकि नेशनली, और वो जीत क्यों रही थी? क्योंकि उसके बाद नेशनली क्या था, लीगैसी, आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें गांधी जी, नेहरू जी, ये सबसे जनता क्या थी, जानती थी इन लोगों को। इसीलिए लीगेसी लेके चल रही थी। लीगेसी मतलब विरासत, परंपरा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी बुक, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12। क्यूआर कोड स्कैन करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी एनसीईआरटी बुक की। और हाँ, ये जो फाउंडेशन है, ये आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। तो आप मेरा भी देखिए, बाकियों का भी देखिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री इनिशिएटिव से यूट्यूब पे फाउंडेशन क्लास लेते हैं, एनसीईआरटी क्लास से 6 से लेकर 12 तक की। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा देखिए, या आसिम सर का देखिए, या किसी भी टीचर का देखिए, अनअकैडमी का देखिए, वो भी यूट्यूब पे ही अब बनाते हैं। तो किसी भी टीचर का देखिए, यूट्यूब पे सारे टीचर अवेलेबल हैं। ठीक, ओके। तो क्या चैलेंज थे? पहले तो चैलेंजेज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, यही था। सेकेंड चैलेंज था दूसरा, यू नाउ हैव एन आइडिया ऑफ द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंसेज मतलब सिचुएशन, इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बॉर्न। इंडिया का जो जन्म हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो जन्म था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज, यानी कि बहुत ही मुश्किलात वाले सिचुएशन में हुआ था। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस यू हैव रीड अबाउट, ये हम पढ़ चुके हैं। सीरियस चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग को हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अभी मैंने रिकॉल करवाया कि कैसे कैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के लिए डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, ये सब कैसे कैसे किया। और साम दाम दंड भेद लगा दिया। 565 565 565 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करवाने के लिए अपना पसीना
बहा दिया। अपने अपने एफर्ट को लगाया, अपनी डिप्लोमेसी, जो उनके पास नॉलेज, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन। आज कौन सी तारीख है? 28 जून 2026। और आज सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे क्या फास्ट अंटिल डेथ यानी कि आमरण अनशन पे बैठेंगे हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी। और अभी तक कितना कितना दिन हो गया है इस प्रोटेस्ट को, और अभी तक हमारे एजुकेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म नहीं आई। उनके पास शर्म रहेगी तब न शर्म आएगी। इत, कितने बच्चों ने सुसाइड किया? उनको कोई फ़र्क है? क्यों फ़र्क होगा? उनको फ़र्क क्यों है? उनको फ़र्क क्यों पड़ेगा जब उनके बच्चे आराम से सेटल फॉरेन में पढ़ रहे हैं? अच्छी खासी मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अपने बच्चे को फॉरेन में भेज के पढ़ा रहे हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं सब मिनिस्टर के बच्चे हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पीएम मोदी मोदी जी तो उनके तो बच्चे की बात ही छोड़ो। उन्होंने शादी कहाँ की कि उनके बच्चे हो? तो जितने भी नितिन गडकरी जी, तो इन सारे मिनिस्टर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? फॉरेन में। मिनिस्टर के बच्चे फॉरेन में। और जिस देश की जनता ने इन लोगों को सरकार में बैठाया है, पावर दी है, इलेक्शन में वोट किया है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में। तो ये है रियलिटी। मिनिस्टर के बच्चे अच्छे कॉलेज में, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है फॉरेन में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब में, और जनता, आम जनता के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं? टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में। और हेल्थ सेक्टर की तो बात ही छोड़ो। ये है रियलिटी हमारे देश की आज करंट गवर्नेंस। छोड़ो, जाने दो, आप लोग पढ़िए, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप ही देश के भविष्य हो। और ये जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्वेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप संविधान को पढ़िए। संविधान में कैसे कैसे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, इसको जानिए। आपके पास तो फ़ोन है, आप जानिए अंबेडकर जी का व्यू क्या था, गांधी जी का व्यू क्या था, इन सब का व्यू जानिए। और ये सरकार 5 साल के लिए है, उसके बाद जब आपके पास इलेक्शन में वापस आए ना, तब आप उससे सवाल करिए। और इतना सवाल करिए कि शर्म से अगर इलेक्शन से अपना नामांकन हटा ले। शर्म। इलेक्शन में जीतने मत दीजिएगा, बट आप लोग क्वेश्चन करिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करिए। जब 5 साल के बाद इलेक्शन होगा लोकसभा का, उस समय आप, क्योंकि उस समय कोई पावर नहीं है, उस समय एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, ये जितने भी, क्वेश्चन करिए बीजेपी से। बीजेपी से क्यों, जो बीजेपी की अलायंस है, एनडीए, उन सब से क्वेश्चन करिए कि ये लोग अलायंस करके गवर्नमेंट बनाएं। बीजेपी ने अकेले मेजॉरिटी नहीं पाई है। अकेले बीजेपी अकेले मेजॉरिटी नहीं बना पाई, क्योंकि अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर बनवाया, वहाँ से हार गई बीजेपी। किसी ने वोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम मंदिर बनने के लिए, मतलब भगवान के मंदिर को बनने के लिए उतने लोगों का घर तोड़ा गया। तो अब गुस्सा तो निकलेगा ही जनता का, क्योंकि उनके पास राइट टू वोट है। उनके पास पावर है, एक ऐसी पावर है, राइट टू वोट, कि
सरकार को भी पैरों के नीचे ला सकती है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है ना, तो क्यों होता है? क्योंकि ये संविधान में लिखा है, क्योंकि रिटेन संविधान है, बिकॉज ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो इलेक्शन है वो फिक्स है, उसका टेन्योर, कि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होगा, चाहे सरकार अच्छी हो या बुरी हो। हर 5 साल के बाद वो सत्ता से नीचे आएंगे और जनता के सामने गिड़गिड़ाएंगे, और जनता उनसे पूछेगी कि तुमने 5 साल, पिछले 5 साल में क्या किया। हर 5 साल में वो लोग कुर्सी से उतारे जाएंगे, और ये फिक्स है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ रिटेन संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, और कितने 4 इलेक्शन कमीशन। तो इन सब का जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है? क्या नाम है, कमिटी करती है। कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, फिर प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर। एक और लोग होते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। ये 3 लोग हो गए। एक और लोग हैं लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है कौन सी कमिटी, और कमिटी में कितने लोग होते हैं? इन तीनों का तो पता है, ये चौथा वाला का नहीं पता। चौथे वाले का नाम आप लोग बताइएगा कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन, मुख्य चुनाव आयोग जो है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हमारा जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड साइन ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को साइन किया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, और 24 जनवरी 1950 में साइन किया गया, और उसके बाद इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1950। इफेक्ट में आया मतलब इम्प्लीमेंट, कमेंस हुआ, कमेंस, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट यानी लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, कमेंसमेंट, कमेंस ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा रिपब्लिक डे हर साल हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें संविधान पे भरोसा है। संविधान जो लिखा गया है, हर साल हम उस संविधान को रिमेंबर, याद की करते हैं। आज भी संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, कि संविधान के नीचे प्रेसिडेंट है, संविधान के नीचे प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब एक रिटेन संविधान है। बिकॉज ऑफ द रिटेन संविधान, सब कुछ उस संविधान के अकॉर्डिंग होगा, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं। वह किसी स्टेट में जब संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है ना। तो अगर यूनियन में, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करें तो उसके लिए क्या? उसके लिए नेशनल इमरजेंसी, बताओ। उसके लिए नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहर के देश आक्रमण करते हैं, एग्रेशन होता है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर के। और आर्म्ड आर्म्ड रेबेलियन नहीं, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो इस पे बहुत विवाद था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो उसको चेंज करके आर्म रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन मतलब आर्म, हथियार उठा लेते हैं, देश के अंदर के लोग ही हथियार उठा के विद्रोह करते हैं, तो उसको आर्म्ड रेबेलियन। तो पहला एक्सटर्नल, और एक देश के लोग ही आर्म, हथियार उठा लेते हैं, आर्म्ड रेबेलियन। तो ये 2 केस है जिसमें नेशनल इमरजेंसी। और एक और है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब वित्तीय आपदा आती है, मतलब इकोनॉमी एकदम, जीडीपी गिर गई, इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो ये एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस समय क्या लगेगा? और इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो, उनको सेटिस्फाई करवाना होगा कि
हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब क्या नाम, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपदा की घोषणा करिए। तो हम क्योंकि हाईएस्ट चेयर है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान के नीचे ही है। संविधान के नीचे सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्राइम मिनिस्टर। संविधान के नीचे सब कुछ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है हमारी हाईएस्ट चेयर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्योंकि वो हाईएस्ट चेयर है संविधान के अकॉर्डिंग, तो उनके साइन करने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनेगा। अगर वो साइन नहीं कर रही हैं तो कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। उस बिल में कोई डिफ़ॉल्ट होगा तभी तो साइन नहीं कर रही हैं, तो उसको एक बार रिव्यू करो। और वो भेज सकती हैं दोनों हाउस में रिव्यू के लिए कि इसको एक बार फिर से मंथन करो, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर तो इनकैपेसिटेट हैं, इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, वोट मिल गया है बस, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो उन लोगों को वापस से भेजा जाता है कि एक बार फिर सोच विचार कर लो। कम से कम पढ़े नहीं हो तो एक्सपीरियंस तो है ना, इतने साल से इलेक्शन जीत रहे हो और पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट कर रहे हो, तो थोड़ा डिस्कस करो कि इस बिल में क्या चेंजेस करना है, क्यों हम प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है। और कभी कभी तो चेंज नहीं करते हैं, तुरंत भेज देते हैं। कुछ चेंज नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट वाप रिव्यू के लिए भेजती हैं हाउस में, तो वो लोग चेंज कुछ नहीं करते हैं, बस कुछ दिन तक रखे रहते हैं और फिर ले जाके प्रेसिडेंट के आगे पटक देते हैं। अब उनको उस समय में मैंडेटरी है कि साइन करना है, क्योंकि रिव्यू के लिए भेजा और वो लोग रिव्यू करके, अब उनको क्या पता कि वो रिव्यू नहीं किए, वो वैसे ही पड़ा था और ले जाके वैसे ही पटक दिया। अब उनको साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार रिव्यू हो गया है, रिव्यू के लिए भेजा गया है और रिव्यू हो गया है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के अकॉर्डिंग हो गया है। अब वो लोग रिव्यू नहीं किए, वैसे ही पड़ा रहा जैसे रिव्यू के लिए भेजा गया। तो ये सब दिक्कत है। मैं मुझे एक चीज़ से दिक्कत है कि प्रेसिडेंट को पूरी पावर नहीं दी गई है। अरे, पावर दो, प्रेसिडेंट को भी अगर पावर दी होती ना, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर और प्रेसिडेंट दोनों के पास अगर पावर होती तो अ, सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट को तो नॉमिनल हेड बना के छोड़ दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड, उनके नाम पे सब कुछ होगा। एकदम प्रेसिडेंट को तो कुछ समझता ही नहीं रहा, सारा काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। पावर, सारी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेक्टो हेड, सब कुछ वही करेंगे। खाली प्रेसिडेंट का नाम होगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम होगा। अगर पावर को 50-50 मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड किए होते, अगर प्रेसिडेंट की चेयर को आपने हाईएस्ट चेयर बनाया है, पूरे देश की हाईएस्ट चेयर, अगर संविधान सभा में आप लोगों ने इस चेयर को सबसे ऊपर रखा है, तो इस चेयर को थोड़ी पावर, हाँ पता है कि पावर, उन लोगों को डर था कि प्रेसिडेंट आर्बिट्रेरी हो जाएगा, पावर मिलने पे अहंकार आ जाएगा, और वैसे भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जनता द्वारा इलेक्ट होते नहीं हैं, तो इस ये डर था। लेकिन अगर पावर को थोड़ा सा दिया होता, थोड़ा मोड़ा पावर, कि प्राइम मिनिस्टर जो ये कर रहे हैं, ये जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक कैसे हुआ, खाली टेलीग्राम को बैन कर दिया, तब तक पेपर नहीं हो जाता, टेलीग्राम बैन रहेगा, ये कोई बात हुई? तो अगर प्रेसिडेंट के हाथ में थोड़ी पावर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी, बस थोड़ी, थोड़ी मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पावर को एकदम इक्वल, दोनों ही देश की हाईएस्ट चेयर हैं एक तरह से। प्रेसिडेंट हमारे हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब हमारे देश का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें दो हेड हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में दो हेड है, एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। तो जब हाईएस्ट चेयर प्रेसिडेंट है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर है, तो पावर का डिवीजन, सारा काम, डिफेक्टो हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था, साइंड ऑन 24 जनवरी 1950, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और एट द
At that time, the country was being ruled by an interim government. और उस समय जब इलेक्शन नहीं हुआ था, यानी कि संविधान सब संविधान मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि संविधान बनाना था, संविधान सभा में संविधान बनाना था, संविधान लिखना था, संविधान बनाने के लिए डिबेट डिस्कशन ये सब था। संविधान एक तरफ संविधान बन रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज चले गए थे, तो देश को चलाना था, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट। तो उस समय टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, इंटरिम, इंटरिम यानी टेम्परेरी। तो इंटरिम गवर्नमेंट 1947 यानी कि आज़ादी से लेके जब 1952 को पहला इलेक्शन का रिजल्ट आ नहीं गया, पहले इलेक्शन का रिजल्ट आ नहीं गया, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट इस देश को चलाएगी। तो द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। इट वाज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जब तक कि इट वाज नाउ नेसेसरी, जब जरूरी हो गया था, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी कि कांग्रेस, इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? नेहरू जी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही रोल था एक तरह से, लेकिन वो इंटरिम थी, तो ये ज़रूरी था। इट वाज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल इंस्टॉल करना मतलब ये ऐप नहीं है, इंस्टॉल करना मतलब बनाना, इस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल मतलब रखना, इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड democratically elected government of the country. The constitution had let down the rules. Now the machine had to be put in place initially. तो संविधान में लिख लेट डाउन मतलब लिख चुका है सारे रूल्स को, अब क्या करना है? सारे रूल्स लेट डाउन हो गए हैं। नाउ द मशीन, अब मशीन को स्टार्ट करना है। अब लिख दिया गया है, रूल्स नियम को लिख दिया गया, अब उस थ्योरी में तो लिख चुका है, रिटर्न संविधान में रूल्स पूरे हो गए, संविधान का जो प्रोसेस है, नियम कानून सब कुछ हो गया है। तो नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस इनिशियली। इट वाज थॉट that this was only a matter of a few months. The Election Commission of India was set up in January 1950, 1950 में सुखराम सेन, ये अंडरलाइन अंडरलाइन हमारे जो पहले इलेक्शन कमीशन थे, सुकुमार सेन became the first chief election commissioner। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है, सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड sometime in 1950 itself। बट अब यहाँ पे दिक्कत आएगी। बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर मतलब पाया that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size। इतनी बड़ी साइज है, कॉन्टिनेंटल साइज, मैंने नेशन बिल्डिंग में भी यही बोला था। तो इतनी बड़ी साइज, तो दिक्कत तो आएगी। तो हमारे इलेक्शन कमीशन इतने बड़े कंट्री में लोकसभा का भी और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों का इलेक्शन करवाना है अपने अपने स्टेट में। पसीना, इंडिया की कॉन्टिनेंटल holding an election required delimitation। अभी इस समय सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी।
डिलिमिटेशन कमीशन बाउंड्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करेगी, यानी कि रीड्रॉ करेगी, डिलिमिटेशन होगा। अभी सेंसस 2027 हो रहा है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू में है अभी। इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को ड्रॉ करना, डिलिमिट करना, ये ज़रूरी था। इट आल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट बनाना, तैयार करना, और द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन एलिजिबल टू वोट। द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन उस समय 21 थी, उस समय 21 थी, अभी 18 नहीं हुई, 18 साल नहीं हुई है, 21, उस समय 21 थी, ठीक है, 21 एज थी। तो सारे सिटीजन को जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल थे उन सबको वोटर लिस्ट तैयार करना। बोथ दी टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो समझ रहे हो। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वाज पब्लिश, पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। It was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. 40 लाख महिलाओं का नाम नहीं था। Not recorded in the list. They were simply listed as wife of और daughter of, मतलब किसी की पत्नी, किसी का बेटी, तो ऐसे था, नाम नहीं था, ठीक है। The election commission refused to accept these entries and orders a revision if possible and decision if necessary. तो इलेक्शन कमीशन ने उसको रिफ्यूज़ किया एक्सेप्ट करने से एंट्रीज को, और वापस से ऑर्डर किया कि रिवीजन करो, अगर पॉसिबल है तो और ज़रूरी है तो डिलीशन भी करो, डिलीशन हटाओ भी, ये जो वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ है, क्योंकि महिलाएं अपना नाम नहीं बताई। उस समय की सिचुएशन क्या थी, महिलाएं घूंघट में रहती थी, तो दिक्कत थी उस समय की। ये पहला इलेक्शन करवाना था,